ग्लांस में यहाँ पे पूरा फार्मूला देखेंगे। अगर जो फार्मूला हमारे पास नहीं है उसको भी यहाँ से हम लोग नोट करते जाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लगातार जो कंटिन्यूस एक फार्मूला का एक फॉर्मेट है, वो फार्मूला उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। तो देखो जैसे ये फार्मूला, आई होप कि आपके पास फार्मूला इसका आइडिया तो है ही। ये बेसिक फार्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के लिए, ये तो आपको पता है। ओके, उसी तरह से पैरेलल के लिए ये फार्मूला है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके नीचे, ठीक नीचे ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो भी बेसिक फार्मूले हैं, जैसे कि ये फार्मूला है आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और फार्मूला बन के आता है आपका ये वाला R इक्वल टू रो L बाय A, जहाँ की रो आपकी रेजिस्टिविटी है। ये फार्मूला भी आपके नोन में है। लेकिन ग्रुप ऑफ सीरीज, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लें तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस R ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस सी बात है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M, L जहाँ की लेंथ है, M मास ऑफ द कंडक्टिंग वायर है। तो ये फार्मूला बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। इस फार्मूले को आप यहाँ पे जरूर नोट कर सकते हो, काम आएगा ये फार्मूला। तो एक बार देख लें इस फार्मूले को भी। नेक्स्ट फार्मूला आप देखो यहाँ पे ऑन टेम्परेचर, ये फार्मूला जो ऑन टेम्परेचर के लिए, ये वाला RT जो अननोन टेम्परेचर के लिए, दिस वन इज R0 एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस की जो टेम्परेचर होगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T प्लस अल्फा T। अल्फा क्या है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। एक ये फार्मूला है। इसके साथ साथ करंट डेंसिटी का फार्मूला है, जो करंट पर यूनिट एरिया, और करंट डेंसिटी का दूसरा भी फार्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, E अपॉन रो। तो ये फार्मूला बड़ा ही न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो भी फार्मूला है, ये जो आप देख रहे हो, ये फार्मूला रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ये फार्मूला रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए एरो से उसको दिखाया गया है। ऊपर वाला ये भी फार्मूला रेजिस्टेंस से डिपेंडेंट है। और V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V इक्वल टू IR, जो कि ओम्स लॉ से फेमस है। एंड यहाँ पे नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं, जिसको सिग्मा से लिख रहे हो, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और कंडक्टेंस की बात कर लें तो इट्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इसको लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसको भी लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला है, जैसे करंट से रिलेटेड फार्मूला देखा जाए तो I इक्वल टू Q बाई टी होता है, और I इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। अगर छोटा सा चार्ज फ्लो हो रहा है छोटे से टाइम के लिए, तो उसके लिए यूज करते हो आप। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है, I VD इक्वल टू I अपॉन NEA, ठीक है। और अगर करंट डेंसिटी के फॉर्म में देखा जाए तो J अपॉन NE, और अगर वेलोसिटी पोटेंशियल के फॉर्म में देखा जाए तो V बाय L, रो अपॉन में है रो NE। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला भी यहाँ पे आप देख सकते हो, VD इक्वल टू E F NE। मतलब यहाँ पे टोटल जो है डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। और यहाँ पे मैंने जो बताया था VD इक्वल टू E स्मॉल e कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टॉ अपॉन M। तो ये भी फार्मूला होता है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, तो ये फार्मूला भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और देखिए मोबिलिटी के लिए जो फार्मूला है VD अपॉन E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी का फार्मूला है। तो ये मोबिलिटी के फार्मूले के लिए यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ आपको फिर से, जो रेस्ट हमारे पास अभी, ये देखो आप, आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ द लेंथ इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, जो भी वायर ले रहे हो आप उसकी लेंथ को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस जो इंक्रीज होगी वो n स्क्वायर से इंक्रीज होती है। तो आप जो n स्क्वायर टाइम से इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे आप इस तरह से फार्मूला लिख सकते हो, R2 जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगा वो ओल्ड रेजिस्टेंस के n स्क्वायर टाइम्स होता है।
ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, उसको वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे सिमिलरली इफ द रेडियस बी रिड्यूस्ड टू 1/n टाइम्स, ठीक है, एंड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वैसे केस में जो होगी 1/n² टाइम्स हो जाएगी, डिक्रीज करेगी 1/n² टाइम से। यहाँ पे देख सकते हो आप, डिक्रीज का है सिंबल, डिक्रीज करेगी 1/n² टाइम से। और ऐसे केस में रेजिस्टेंस जो होगा, दिस वन रेजिस्टेंस बिकम्स n/4, n⁴ टाइम्स हो जाता है। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो न्यू रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस के n⁴ टाइम्स के इक्वल होगा, ठीक है। ये कब होगा? तो दो कंडीशन यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो जो रेडियस है वो 1/n टाइम्स आपकी हो जाए, ठीक है, और दूसरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी डिक्रीज अगर हो जाता है 1/n² टाइम से, तो उस केस में ये जो नया रेडियस होगा वो n⁴ टाइम्स से यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज बाय x%। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर लेंथ जो है इंक्रीज होती है x% से, तो रेजिस्टेंस कितने से इंक्रीज होगा? तो रेजिस्टेंस 2x% से इंक्रीज होगा। ये वैलिड होगा ओनली इफ x लेस देन 10%, ठीक है ना। x की जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रही होगी वो 10% से कम होगी, तभी के लिए वैलिड होगा, उसके बाद के लिए ये वैलिड नहीं होगा। ये भी एक कंडीशनल है, मिलेगा। इंस्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला काफी बेनिफिशियल होगा। एक लास्ट इसमें देखें, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो आपने स्टडी किया हुआ ही है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है उसके कलर्स हैं, तो यहाँ पे A, B, C 3 कलर्स होते हैं नॉर्मली, और जो D होता है वो आपको पता है, D टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस टू रिमेम्बर्स द सीक्वेंस ऑफ द कलर्स कोड। तो आपको ये भी याद है इसकी ट्रिक्स, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इस कलर कोड पे। तो आपके देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो C क्या है, C आपका मल्टीप्लायर्स है। A और B एक फर्स्ट और सेकंड नंबर्स है, जो नंबर लिखना होता है A एंड B, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना, ऑफ जो रेजिस्टेंस के फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये तो आपको पता है अच्छे से। देखो देख के इसमें पता लग जाएगा आपको कि यूजिंग n कंडक्टर्स, है ना, अगर n कंडक्टर्स को यूज कर रहे हो आप ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगी उसकी 2⁻n−1 की होती है, राइट। और अगर रेजिस्टेंस ऑफ n कंडक्टर्स आर टोटली डिफरेंट, अगर डिफरेंट हुआ तो देन नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगी दिस विल बी 2⁻n। इस पे आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सीरीज और पैरेलल की रेशियो की बात करें, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, देन इन पैरेलल, तो उसकी जो रेशियो होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वो आपकी n²1 की होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है कि रेशियो बताना है, तो n²1 का आंसर आपको देखने को मिलेगा वहां पे। नेक्स्ट देख सकते हो, इफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इन n इक्वल पार्ट्स। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, इस तरह से आप डिवाइड करते हो। देन दीज पार्ट्स आर कलेक्टेड टू फॉर्म अ बंडल, और ये बंडल तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो ऑब्वियस ही बात है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो आप R² अपॉन n², R/n² इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे R1 और R2 आपके पास गिवन है, सीरीज और पैरेलल में हो, ठीक है, जैसे कि RS और RP से रिप्रेजेंट करते हो, तो R1 जो होगा इसके लिए, R1 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो हाफ रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज प्लस √RS² माइनस 4RS इंटू RP। और अगर दूसरा रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो इसी तरह का सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे हाफ RS माइनस मिलेंगे, पहले वाले में आपने प्लस मिलिए, दूसरे में RS का माइनस मिलेंगे, बाकी सेम रह जाएगा RS² माइनस 4RS इंटू RP। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 और R2 के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट में आप देखिए, जो इलेक्ट्रिक सेल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक सेल ये क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे आपको एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज मिलता रहे सर्किट में। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, मतलब जूल्स हीटिंग लॉ जो है वो आपने स्टडी किया हुआ है
H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है इसी में P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ तक सेल की ग्रुपिंग का सवाल है, तो अभी मैं पहले पावर की बात कर लेता हूँ, पावर के इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पावर जो आप ले रहे हो, टोटल पावर जो होगा उसमें P टोटल इक्वल टू P बाय N ले सकते हो। और जो ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P रेटेड, जो पावर का रेट होगा उस हिसाब से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि अच्छा पावर अगर बढ़ रही है तो ब्राइटनेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। वोल्टेज बढ़ रही या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और पी रेटेड में क्या फर्क पड़ेगा, तो पी रेटेड इसका इन्वर्स है, तो पी रेटेड वहां पे डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर पैरेलल में हुआ, देखो जैसे यहाँ पे सीरीज में था तो आपने क्या किया, P बाय N किया। अगर पैरेलल में हुआ तो N इंटू P मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ब्राइटनेस और पावर यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ऊपर में हमने देखा था। और ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का देखा। अभी हमने ऊपर में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में आप देखो सेल्स इन सीरीज, अगर सीरीज में हुआ सेल तो करंट की वैल्यू आप I इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन इंटू आर। स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को बता रहा है, आपको पता है। E जो है EMF को बता रहा है, और N जो है नंबर ऑफ सेल्स को बता रहा है। पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला लोगे, पैरेलल में करंट के लिए I इक्वल टू ई आर प्लस आर बाय एम। ठीक है, M जो है यहाँ पे सीरीज में पैरेलल में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए। और अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल दोनों का है, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है करंट के लिए I इक्वल टू एन ई अपॉन एन स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, अपॉन कैपिटल M प्लस कैपिटल R, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब सेल के डिस्चार्जिंग को लेके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग करंट इनसाइड द सेल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो I इक्वल टू ई इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका रेशियो हो गया। और E जो है आपको अच्छे से पता है, ये दोनों I और R प्लस I इंटू स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमेशा, और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। IR को आप V लिख सकते हो, तो V प्लस IR। और यहाँ से वोल्टेज के लिए आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। जब डिस्चार्ज होता है तो ऑब्वियस सी बात है, सेल का EMF नहीं रह जाता, वो वोल्टेज में चेंज होता है। तो वोल्टेज मतलब डिस्चार्ज कब होगा, जब उससे करंट ड्रॉन किया गया होगा। तो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द EMF, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होगी। तो इसलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो V निकाल रहे हो आप, वो EMF से कम है। तो आप देख सकते हो EMF में I माइनस R को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो ग्रेटर इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, स्मॉलर इज द टर्मिनल वोल्टेज। जितना ज्यादा आप करंट ड्रॉ करोगे उतना ही ज्यादा इसकी टर्मिनल वोल्टेज मतलब EMF रिड्यूस होती जाएगी। व्हेन लार्जर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब ज्यादा से ज्यादा करंट ड्रॉ होगा तो टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस्ड। ठीक है, और रिड्यूस हो गया, आप देखो यहाँ पे मैं लास्ट तक इसका दिखाऊंगा। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, व्हेन सेल इज चार्जिंग, सेल को चार्ज करोगे तो फिर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे आपने डिस्चार्ज किया तो क्या हुआ था, वोल्टेज कम हुई थी। V में E में I माइनस आई आर माइनस हुआ था, V इक्वल टू ई माइनस आई आर किया आपने। और जब आपने क्या किया, यहाँ पे चार्ज किया तो वोल्टेज बढ़ गई, E प्लस आई आर हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर करंट को देखा जाए तो करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू V माइनस ई अपॉन स्मॉल आर। ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल। व्हेन सेल इज ओपन, सर्किट अगर ओपन होगा बैटरी से अगर, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे क्या होगा, करंट ड्रॉ नहीं होगा। तो करंट I इक्वल टू 0, अगर आप वैल्यू रख के भी देखो तो अगर सर्किट बन ही नहीं रही तो R इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे समथिंग बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो सो V इक्वल टू ई, ऐसे केस में जितनी भी EMF है बैटरी की
वही सेम ईएमएफ वो वोल्टेज के फॉर्म में मानी जाएगी। सेम जो ईएमएफ है वही वोल्टेज ही होगा। फिर आप नेक्स्ट में यहाँ पे देख सकते हो सेल को लेके और भी बहुत सारे, अभी यहाँ पे इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देख लास्ट तक। व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर सेल शॉर्ट सर्किटेड हो जाए तब क्या होगा, तो रेजिस्टेंस आर जीरो हो गया, क्योंकि डायरेक्ट अब कनेक्ट हो गया, रेजिस्टेंस तो रहा नहीं। तो I इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा माइनस में माइनस ई आर प्लस स्मॉल आर का, और V इक्वल टू आई आर जो कि जीरो आ रहा है, वोल्टेज भी यहाँ पे जीरो। इन शॉर्ट सर्किट व्हेन करंट फ्रॉम सेल इज मैक्सिमम एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखो V क्या है, ये जीरो दिखा रहा है। तो कभी कभी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो आपको दिखाया V इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे कभी कभी लैंग्वेज में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो वो लैंग्वेज की कंफ्यूजन को हमेशा ध्यान रखना है। पावर ट्रांसफर टू लोड बाय सेल, तो पावर का फॉर्मूला तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर बी होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, V स्क्वायर आर बी होता है। तो ये यहाँ पे I की जगह पे आप अगर वैल्यू रखोगे, देख सकते हो यहाँ पे I इक्वल टू ई और आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर रखोगे तो ई की जगह पे इसका स्क्वायरिंग, क्योंकि आई का स्क्वायरिंग आर प्लस आर का स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे P इक्वल टू पी मैक्सिमम आपको मिलता है इस केस में। और अगर यहाँ कंडीशन है dP बाई डी आर, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे केस में जो P होगा वो मैक्सिमम होगा और स्मॉल आर वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि इन विच केस ऑफ पावर ट्रांसफर टू लोड बाय सेल, किस केस में वो इस तरह का होगा, स्मॉल आर इक्वल टू आर होगा। तो आप कह सकते हो कि ये कंडीशनल है कि रेट ऑफ पावर जो होगा dP बाई डी आर हो, तभी इस तरह से ऐसा देखा जा सकता है। नेक्स्ट है पावर ट्रांसफर बाय द सेल टू लोड इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, तो वो तब होगा जब R इक्वल टू आर होगा। अभी मैंने देखा यहाँ पे R इक्वल टू आर अगर हो गया तो आप दोनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कि या तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले सकते हो इसकी जगह पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी रख सकते हो। दोनों फॉर्मूले यहाँ पे आप आराम से इस्तेमाल में ला सकते हो। मीटर ब्रिज का तो फॉर्मूला पता ही है, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होता है। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज का इनफैक्ट बैलेंस जो कंडीशन होती है व्हीट स्टोन ब्रिज की P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, और इसी बेसिस पे ये मीटर ब्रिज का फॉर्मूला होता है जो कि L 100 माइनस L और R बाई एस का होता है, जिसमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाला जाता है। इससे पहले अगर आप किरचॉफ्स लॉ देखोगे तो इसका फर्स्ट लॉ समेशन ऑफ टोटल करंट इज जीरो, और उसी तरह से सेकंड लॉ जिसको लूप लॉ भी बोला जाता है, वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है, उसमें नेट पोटेंशियल इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप पोटेंशियोमीटर को भी मैं देखता जाऊंगा, या पोटेंशियोमीटर की भी बात करेंगे, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में दो कंडीशंस होते हैं। तो पहला कंडीशन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स का होता है, जहाँ पे पहला सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है। तो वैसे केस में E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से दूसरा केस देखा जाए जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का बोला जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के, तो उसके लिए रेजिस्टेंस बॉक्स का फॉर्मूला जो इंटरनल रेजिस्टेंस का आता है, ये ईएमएफ अपॉन वोल्टेज माइनस 1 इंटू एस। अब यहाँ पे जब पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी और पोटेंशियोमीटर की भी बात करनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंसिटिविटी क्या होती है, पोटेंशियोमीटर जितना ज़्यादा उसकी लेंथ आप बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। इफ द मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट, अगर छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस आप ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करना चाहते हो तो आपको पोटेंशियोमीटर यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो वोल्टेज मेजर करने के लिए तो हम लोग वोल्ट मीटर भी यूज कर लेते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज असेस्ड बाय इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब dV बाई डी आर, और सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सब टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आप सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का देखोगे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या करना पड़ेगा, तो पहला द रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी सर्किट विल हैव टू बी डिक्रीज, रेजिस्टेंस को प्राइमरी सर्किट में डिक्रीज कर लो। दूसरा, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर विल हैव टू बी इंक्रीज, जैसा कि मैंने बताया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है, तो इसमें लेंथ को आपको इंक्रीज करना पड़ सकता है। तो ये पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मामला था। उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या हो रहा है, तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का मामला है यहाँ पे।
कि आप लिख सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो ऐसे V अपॉन L होता है, वोल्ट अपॉन मीटर होता है। और यहाँ पे V इक्वल टू आई आर तो फॉर्मूला आप लिखते ही हो, दिस वन इज इक्वल टू E, और इसको आप R प्लस आर एच प्लस स्मॉल r इंटू आर। अब ये सब क्या है, इस सब के बारे में भी यहाँ पे अभी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे x इक्वल टू V बाई एल, V इक्वल टू आई आर लिखते हो, और R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो रो एल बाई ए अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आई एल एल कैंसिल होके रो बाई ए बचेगा। और यहाँ पे अभी आपने x इक्वल टू जो V बाई एल है उसके लिए आपने ये लिखा है फार्मूला पूरा, तो ये फार्मूला इसमें आप R इंटू एल यूज कर रहे हो। तो ये दिखा रहा है ये कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R बाई एल पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये R बाई एल आपके पास दिया हुआ है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है रेडियस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप देख सकते हो, तो रेडियस यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरी कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप ले रहे हो किस मटेरियल का वो है उस पर डिपेंड करेगा, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ली गई है। नेक्स्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर, आई पे डिपेंड कर रहा है, तो आई तो यहाँ पे आई भी है आपके पास। पोटेंशियल ग्रेडियंट इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन, ये देखिए इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन कह रहा है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा। और ये कह रहा है द ईएमएफ ऑफ बैटरी इन प्राइमरी सेल, उस पर भी डिपेंड करता है कि प्राइमरी सेल की जो बैटरी, आप चूंकि पोटेंशियोमीटर में 2 सेल लगाते हो तो कंपैरिजन ऑफ सेल का तो अलग है, लेकिन प्राइमरी सेल जो होगी उस पर डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इन द प्राइमरी सेल, तो रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट, ये जो आप RH देख रहे हो ये रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट के लिए है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो ओवरऑल इतने सारे फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रेमिस है। कभी कभी एडजस्टन और रीजन के क्वेश्चन जब कभी आप पूछते हो कि ये एडजस्टन और रीजन में कंफ्यूजन होता है, तो पोटेंशियोमीटर का ये सब टर्म उसमें बड़ा हेल्प करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो, क्लियर सा क्वेश्चन है कि व्हेन नो करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, तो क्या होगा इसमें 4 ऑप्शन में से। जैसे पहला ऑप्शन है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, द एवरेज स्पीड ऑफ free electrons over a large period of time is not zero, and then the average velocity of a free electron over a large period of time is zero. The average of the velocities of all the free electrons at an instant is non-zero. इस सब में से क्या possibilities हैं? जो सटीक आंसर होगा आपका वो ये है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए कि the average of the velocities of all the free electrons at an instant is non-zero, किसी instant पे non-zero हो सकता है। बाकी जो पूरी की पूरी एवरेज जो होती है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग डिस्कस भी कर देते हैं, उसमें तो जीरो होती है, लेकिन इंस्टेंट पे जो होती है वो non-zero हो सकती है वहाँ पे। नंबर 2 है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यू टू, क्या हो सकता है, motion of conduction electrons due to random collision, motion of conduction electrons due to electric field E, repulsion of the conduction electron due to inner electrons of ions, और collision of conduction electrons with each other। बहुत ही बारीकी से सोचने की जरूरत है, ध्यान से सोच के उसके बाद रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही, बी पार्ट आंसर है, बी पार्ट बिल्कुल सही आपने डिसाइड किया है, क्योंकि ऐसे केस में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है तो जो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो पता ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होती है, तो बिल्कुल इस तरह का मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब टर्मिनल्स लेते हो, जिधर आपने जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करते हो, है ना। थर्ड वाले का आंसर आपका होगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए कह रहा है कि करंट पासेस थ्रू अ वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, कौन सी फ्री क्वांटिटीज जो है वो क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी
क्रॉस सेक्शन एरिया आता है, बहुत सारे फॉर्मूले में हमने देखा है। चार्ज क्रॉस जो कर रहा है उसमें भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई A होता है, वो भी उसमें भी करंट डिपेंडेंट होता है। लेकिन हमारे से पूछा गया इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट? बिल्कुल सही। रेजिस्टिविटी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने बताया, या देखो रेजिस्टिविटी इसका आंसर है। इन द इक्वेशन AB equal to C and A is the current density, C is the electric field, then B जो होगी, B आपकी रेजिस्टिविटी ही है। बिल्कुल सही। आप फॉर्मूले के हिसाब से भी देखोगे तो वहां पे होता है ना, A अगर आप करंट डेंसिटी ले रहे हो तो J ले रहे हो, इसका मतलब, ठीक है। और J और B क्या है, रेजिस्टिविटी है, तो J इंटू रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो फॉर्मूला भी था, हमने देखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एट टेम्परेचर T, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की जब बात आती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी में दे ही दिया जाता है। इसका आंसर होगा आपका बी, जो बी पार्ट है, मतलब वोल्टेज के जब पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वी इज अप्लाइड की जाती है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस टी टेम्परेचर पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल के, है ना। अब ये सब भी किस पे, फॉर्मूला पे बेस्ड है, क्योंकि आप देखो वहां पे क्या होता है कि आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपने देखा वो फॉर्मूला क्या था, वी डी इक्वल टू ई टॉ बाय एम का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। और ये जो ई है इसको आप क्या लिखते हो, वी बाय एल। तो रेस्ट टर्म जितना भी है वो तो आप रख ही लो, रेस्ट टर्म ई है, एम है, टॉ है, ये सब है, ये सब को लेके आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या रह रहा है, तो पोटेंशियल का है और टेम्परेचर का है, तो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओम्स लॉ ओबे, कौन सा फॉर्मूला इसमें से ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, ये हमें यहाँ पे देख के बताना होगा। ओम्स लॉ के लिए ओम्स लॉ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, तो स्क्वायर वाला टर्म्स तो मुझे नहीं लगता ये आएगा, या रूट वाला टर्म नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब वीडी जो है ये कह रहा है कि कांस्टेंट है, ऐसा भी ये भी आप देख सकते हो। चलो यहाँ पे एक बार कांस्टेंट की भी बात करें, और वी डी इक्वल टू ई है, दो में अब दो ऑप्शन है, सी और डी में से। अब आप जज कर सकते हो क्या सी और डी में से कौन सा सही हो सकता है। ये यहाँ पे डी पार्ट जो है ये सही है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे भी हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और यहाँ पे वी डी के कांस्टेंट होने का जहाँ तक मामला है ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन होती है वहाँ पे, बिना रैंडम मोशन के, तो रैंडम मोशन होगी तो ये कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, कांस्टेंटेन वायर को आप यूज करते हो, मीटर ब्रिज में यूज किया जाता है इसको। मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए भी कांस्टेंटेन वायर को यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ऑप्शन आप देख सकते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए इसका आंसर होने वाला है आपका नेग्लिजिबल टेम्परेचर, क्योंकि जब आप कांस्टेंटेन वायर लेते हो तो उसमें यह देखना जरूरी होगा नेग्लिजिबल टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। और यही वायर इसलिए यूज की जाती है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के फॉर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड दूसरा स्ट्रिप है जर्मेनियम का, आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन तक इसको कूल किया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ, अब देखना है यहाँ पे, ईच ऑफ दीज इंक्रीजेस, ईच ऑफ दीज डिक्रीजेस, कॉपर स्ट्रिप इंक्रीज होगी एंड दैट ऑफ जर्मेनियम डिक्रीजेस, कॉपर स्ट्रिप डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस। ये आप बताना होगा आपको यहाँ पे।
चलिए देखिए, ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसको प्रैक्टिकली ही समझाया जा सकता है, तो फिलहाल आपके दिमाग में ये चीज़ मैं डाल दूं। ऐसे केस में आप यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप की जो होगी वो इंक्रीज करती है। जब भी आप जो स्ट्रिप्स लेते हो और उसको स्ट्रिप्स को कूल करते हो 80 केल्विन तक, तो कॉपर स्ट्रिप्स जो है वो डिक्रीज होगी उसकी रेजिस्टेंस, और लेकिन जर्मेनियम की जो होगी इसकी रेजिस्टेंस जो है ये इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कॉपर जो है ये कंडक्टर है और जर्मेनियम जो है आपको पता है जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के केस में 80 केल्विन पे जाने पे ये इंक्रीज कर जाता है इसका रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है, ये पूछ रहा है हमारे से कि द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। मेटल की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है। द कॉलिजन ऑफ conducting electrons with the electrons increases, the collision of conducting electrons with the lattice consisting of the ions of the metal increase, the number of conduction electrons decreases, the number of the conduction electrons decreases। ये इसमें से कौन ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है वो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का। बिल्कुल ए पार्ट सही होगा, क्योंकि कॉलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा उतना ही टेम्परेचर उसकी इंक्रीज होती चली जाती है। देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करंट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस। फॉर अ गिवन कंडक्टर करंट does not change in the cross sectional area. The net charge in the current carrying conductor is infinite। अब ये ऑप्शन आप देख रहे हो, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही हैं। ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन हो जाएगा। इसका देखिए, इसका आंसर होगा आपका सही होगा कैसे ए पार्ट, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, मतलब ये और ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट इसको फेवर नहीं करता है। तो फर्स्ट और सेकंड इज राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हो यहाँ पे, द रिलैक्सेशन टाइम इन ए कंडक्टर। रिलैक्सेशन टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, it does not depend on the temperature, all of sudden changes at 400 Kelvin। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो सकता है बताना है आपको। आपने बी पार्ट बताया, बी पार्ट सही है, क्योंकि ये डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, अ मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। When the temperature of the metal wire increases, the drip velocity of the electron in it, drip velocity क्या होगी? पहले केस में दे रहा है increases, thermal velocity of the electron increases, decreases, thermal velocity of the electron increases, next increases, thermal velocity of the electron decreases, then decreases, thermal velocity of electron decreases। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें भी देखो, इसमें भी सेम बी आंसर होगा, क्योंकि अगर ये डिक्रीज करेगा, जैसे कि मेटल वायर सब्जेक्ट करते हो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो जब टेम्परेचर मेटल वायर की इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज करेगा, ड्रिप वेलोसिटी इसकी डिक्रीज करेगी, और वैसे केस में थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो इंक्रीज करेगी।